नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है मनीष की भेजी हुई। मनीष टैक्सी ड्राइवर हैं और बाद में चल के टैक्सी चलाना छोड़ दिया था और एक कोठी में कार ड्राइवरी का काम करने लगे थे। उनको लगा कि अब बहुत हो चुका टैक्सी ड्राइवरी में, रात दिन हम भागते रहते हैं लेकिन मिलता क्या है, वही वही सैलरी। उससे बढ़िया है मैं कोई कोठी में काम कर लूँ, कम से कम आराम तो शरीर को मिलेगा, कुछ खाने पीने को तो मिलेगा। ये तो जो ड्राइवरी की नौकरी है टैक्सी वाली, ये तो भागम भाग की है। अब इसके बाद नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन आसानी से नौकरी मिलती नहीं है। ड्राइवरी का काम तो छोड़ चुके थे, मतलब टैक्सी ड्राइवरी वाला, और अपना घर में बैठे हुए थे। अब उनके आसपास में थे कुछ ड्राइवर थे जो किराए पर रहते थे। अब वहीं पर मनीष भी रहते थे। ये घटना है 2005 की, दिल्ली की। अब इसके बाद अपने ड्राइवरी दोस्तों से मनीष बात करने लगे कि भाई मैं अब टैक्सी चलाना छोड़ दिया हूँ, शरीर थक जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। अब मैं तो कोई साधारण सी नौकरी करना चाहता हूँ जो किसी कोठी में मिल जाए, जिससे मुझे कुछ आराम भी मिले। अब जो भी उनका ड्राइवर दोस्त है कहते हैं कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, और कोशिश भी करते हैं। एक दिन उनका एक ड्राइवर जो साथी था वो बताता है कि मनीष, एक कोठी है जिसमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है, ड्राइवर कम रसोइया की। लेकिन मनीष कहने लगा कि मैं तो रसोइया का काम जानता नहीं। तब वो ड्राइवर हंसने लगा और कहने लगा, अरे कौन जानता है भाई, घर में कुछ अपना अपने लिए खाना बना लेते हो ना। तो मैं बोला हाँ, ऐसा तो मैं कर ही लेता हूँ। और तब वो ड्राइवर बताने लगा कि बस यही तो काम है। अरे उस जो वहाँ जो कोठी है उसमें परिवार कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 लोगों का परिवार है। और वहाँ कौन सा तुम्हें रात दिन खाना बनाना है, वो तो जो मेम साहब है वही सब कुछ करती है, उसके काम में बस हेल्प करना होता है। मैं सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और तब मैं अपने ड्राइवर दोस्त है उसका पता पूछता हूँ कोठी का, और मैं वहाँ जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। जब मैं देखता हूँ ना, तो कोठी तो थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी ना, बाहर से देखने में नहीं लग रहा था कि ये काफ़ी सालों से इसकी कोई मरम्मत हुई होगी। पेंट रंग रोगन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगने लगा कि इतनी बड़ी कोठी है, ये मालिक क्या गरीब हैं क्या? तभी तो अपनी अब बिल्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोठी का जैसे रंग रोगन उड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या करना था, मैं तो अपने काम से बस आया था, मुझे तो अपनी सैलरी से मतलब था। इसके बाद मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, और तब एक 30 वर्षीय औरत दरवाज़ा खोलती है, मेरी तरफ निगाह भर भर के नीचे से ऊपर तक देती है, बोलती है हाँ बोलिए किस काम से आए हैं। तब मैं बोलता हूँ कि देखिए, मेरे एक ड्राइवर साथी ने बताया था, आपका घर का पता दिया था, आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। तब वो कहने लगी हाँ ज़रूरत तो है, अंदर आ जाओ, अंदर चल के बात करते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा उस टाइम, ना जाने क्यों, जैसे कोई कह रहा कि बेटा इस घर में तू अंदर तो जा रहा है लेकिन ठीक नहीं है। जैसे कोई मेरे कानों में बुदबुदा रहा हो कि बेटा यहाँ से वापस हो ले, यहाँ से वापस हो ले। लेकिन मैं अपना मन कड़ा करता हूँ, और ऐसा तो कभी मेरे साथ में हुआ नहीं था। इस घर में आते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, और न जाने ऐसा कुछ मन में क्यों सूझ रहा था। वैसे तो मैं ड्राइवर हूँ, और मैं पहले कैब चलाता था, टैक्सी चलाता था, रात रात भर मैं अकेले सड़क पर चलता रहता था। अब मुझे तब डर का आभास नहीं हुआ था। और एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं कभी भूत प्रेत, जादू टोना, इन शक्तियों को मैं मानता नहीं था। ना मैंने कभी देखा था, ना कभी इन पर विश्वास करता था। लेकिन आज जो मेरे साथ गेट में जैसे ही घुसता हूँ ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसे लगता है कि मैं घबरा गया हूँ, होपलेस सा हो गया था, ना जाने ऐसा क्यों हुआ था। जैसे मेरी छठी इंद्रिय कह रही कि बेटा
यहाँ ठीक नहीं है, तू यहाँ से निकल ले। लेकिन मैं दिल कड़ा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी तबीयत अचानक थोड़ी सी बिगड़ तो नहीं गई है, शायद मेरी बीपी डाउन तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है। खैर मैं अपना दिल कड़ा करके और उस औरत के साथ में उसके ड्राइंग रूम में पहुँचता हूँ। औरत देखने में 30 साल की थी, लेकिन 25 से ऊपर की लग नहीं रही थी। 25-26 से ऐसा जो दिखाई दे रहा था, शरीर के बनावट उसका, और अपने को अच्छी तरह से मेंटेन कर रखी थी। हाँ, तब कहती बैठिए, आराम से मीठी बोली बोलती है, प्यार से, मतलब कोई भी उसकी आवाज़ में कड़ापन, मालिकों वाला नौकरों वाला हिसाब किताब नहीं था। बड़ी प्रेम से मुझे डील करती है। हाँ, तब कहती है कि कौन कौन सी गाड़ी चलाते हो। मैं पूरी गाड़ी को नाम बता देता हूँ जो जो मैं चलाया था। हाँ, तब कहती है कि किचन में काम में हाथ बटा सकती हो ना। मैंने बोला साफ बात कि देखिए मैडम, जो मैं खुद अपने कमरे में बना सकता हूँ और वही चीज़ मैं जानता हूँ, इसके अलावा आप कुछ इंग्लिश चीज़ का फरमाइश करेंगी तो मेरे बस का नहीं है। हाँ, तब वो खिलखिला के हंसती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे काम में हाथ बटाना। अगर मैं कहूँ कि ये सब्जी काट दो तो इतना तो कर सकते हो ना। मैं कहती हूँ कि ये मिर्ची काट के मुझे दे दो तो ये तो कर सकते हो, मुस्कुराते हुए। और जब वो मुस्कुराती थी ना, डिम्पल सा पड़ जाता था उसके गालों में। खैर मैं आज तक किसी औरत के चक्कर में पड़ा नहीं था और ना मैं पढ़ना चाहता था। मैं सीधा साधा इंसान था। मैं बस अपनी जिम्मेवारी समझता था। और मैं अब कहने लगा कि ठीक है मैम, इतना तो मैं खरीद लूँगा। अब इसके बाद कहती कि कब से अब तुम्हें आना है, आज से, या बताओ अपनी कब से इस घर में जॉब पर लगना है। हाँ, तब मैं कहने लगा कि मैडम, मैं तो खाली बैठा हूँ काफ़ी दिनों से। मैं पहले कैब ड्राइवर था, मैं पूरी उसको अपनी कहानी बता दिया था। अब मैं कहने लगा कि हम तो रात दिन चलते थे, शरीर थक गया था। कई बार मुझे अब डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ी। हाँ, तब कहने लगा कि लंबी लंबी दूरी का सफ़र ख़त्म करो। हाँ, तब मैं सोचा कि नहीं, अब मैं टैक्सी नहीं चलाऊँगा, किसी कोठी में नौकरी करूँगा। हाँ, थोड़ा उसमें आराम मिल जाएगा। हाँ, तब वो कहने लगी, हाँ यहाँ कोई विशेष काम नहीं है। कभी कभी मैं अब शाम के टाइम घूमने के लिए जाती हूँ, कभी कभी रात को भी मैं निकलती हूँ अपने दोस्तों के पास में कुछ काम से। ज़्यादा यहाँ भागम भागम नहीं है, आराम की नौकरी है। अब इसके बाद मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे अभी तक उस बड़े घर में सिर्फ उस औरत के अलावा कोई दिखा नहीं था। अब मैं पूछा भी नहीं। जब मैं अपने घर लौटता हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि अभी मेरा बोरिया बिस्तर उसी किराए वाले घर में था, जो कि मुझे कल की सुबह ले के जाना था। मालकिन ने मेरे लिए ये कमरा अब दे दिया था। कहने लगी, मनीष, इस कमरे में आप रहोगे, ये सब कुछ जो भी है आपके हिस्से में आता है, इसकी सफाई से लेकर के हर एक चीज़ का अपना ख्याल रखना। मैं मान लेता हूँ। देखने में वो घर जितना पुराना बाहर से दिख रहा था ना, उतना अंदर से नहीं था। साफ सफाई भी थी। क्या ये साफ सफाई वही औरत, सुंदर औरत करती थी? आखिर उस घर में और परिवार कहाँ थे? मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना मैं उस औरत से पूछा था। लेकिन जिस सज्जन ने, जिस ड्राइवर ने मुझे वो नौकरी दिलवाई थी, उससे मैं मिलता हूँ रात के टाइम में, उस घर के बारे में जानकारी लेता हूँ। तब हंसते हुए कहने लगता है, अरे भाई, तुम जब उस घर में गए थे तो उसी औरत से पूछ लेते ना। अब मुझे क्या मालूम, जो मेरे की नज़र में वो नौकरी अब थी तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब वैसे मैं विशेष जानकारी उस घर के बारे में रखता नहीं हूँ। हाँ, छोटा मोटा जानता हूँ कि उसका जो पति है विदेश में काम करते हैं। अब बस एक उनका ससुर है जो बीमार रहता है, होगा वहीं पर किसी कमरे में पड़ा होगा, और वो उसकी पतोहू है जो उसकी देखभाल करती रहती है। बस इतना ही परिवार मेरी नज़र में। अब बाकी मैं और कुछ जानता नहीं। खैर, जितना मुझे जानकारी मिल गई थी, लेकिन मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया था, तब मैं उसके ससुर को देखा नहीं था। अब इसके बाद मैं अगले दिन अपने बोरिया बिस्तर लेकर के अब सुबह में पहुंच जाता हूं। जैसे ही मुझे देखती है ना औरत, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। कहती है, बड़े टाइम का पाबंद हो। मैंने बोला, जी मैडम, शुरू से मैं ऐसे ही करता हूँ। अब मैं अपने टाइम पर ज़रूर पहुँचता हूँ। तब वो खुश हो जाती है। कहती है, ठीक है, जाओ पहले अपने कमरे में
सामान वगैरह सेट कर लो और फिर नहा धो लो और इसके बाद किचन में आ जाना। अभी तक मैं उसका किचन में नहीं देखा था कि किचन है कहाँ पर। तब मैं वही काम करता हूँ, नहाने धोने के बाद में फ्रेश होने के बाद अच्छे कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि भाई वो कोठी का मामला था। अब तो मैं कैब ड्राइवर नहीं कर जैसे मर्जी अपना कैब की सवारी करता था। अब तो ये कोठी का हालात था और उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर अपने आप को मेंटेन करना था। सफाई बिल्कुल रहना चाहिए था, जैसा मैं सोचता था और वैसे ही करता हूँ। अच्छे कपड़े पहन करके और फिर मैं अब उस औरत को ढूंढने लगता हूँ। लेकिन कोठी बड़ी होती है, गलियारा होता है और कहाँ पर उसका किचन है, कहाँ उसका बेडरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं है। लंबा सा गलियारा, मैं खड़ा होकर के अभी गलियारे में अभी सोच ही रहा था कि मैं किधर जाऊं, आवाज़ दूं कि ना दूं। और तब तक बगल का कमरा खुलता है, दरवाज़ा खुलता है और वही औरत अब नए ड्रेस पहन रखी थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। खुले हुए बाल थे और अपने बालों को एक तरफ से झटक देते हुए और बोली, तुम फ्रेश हो गए मनीष? मैंने बोला जी, मैं वही सोच रहा था कि मैं कहाँ आपसे जाके मिलूं। और तब वो खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें किचन में ले चलती हूँ, थोड़ा सा मुझे अब मदद कर देना। और मैं उसके पीछे पीछे आगे आगे वो चल रही है और तब जाके मुझे वो किचन दिखाई देता है। नहीं तो जिस हिसाब से बना बना हुआ था ना, मुझे तो लग रहा था कि कोई बड़ा सा कमरा है। जब वो दरवाज़ा खोलती है ना और तब मैं अंदर झांकता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा सा किचन है और वो उतना बड़ा किचन मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। वैसे तो हमारा घर भी नहीं था, जितने में हम लोग रहते थे उससे तो 3 गुना बड़ा था उनका किचन। सारा सामान बिल्कुल सही जगह पर अपने लगे हुए थे। और तब वो कहती है कि ठीक है, थोड़ा सा ये काम कर दो और वो मैं काम करने लगता हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगता हूँ। अब इसके बाद तो रोज़ का रूटीन हो गया था। सुबह से लेके शाम तक मैं कोई ना कोई काम करता रहता था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि इतना बड़ा घर था, मेरे अलावा तो कोई इस घर में नौकर था नहीं, मैं तो ड्राइवर। अब मैं थोड़ा खाने में मदद करता था, लेकिन घर का साफ सफाई कौन करता था? इतना नीट एंड क्लीन हर कमरा हर गलियारा तक रहता था, कौन साफ करता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि अब तो यहाँ कोई दूसरा नौकर है नहीं, तो क्या ये मैडम ही करती होगी? बड़ी जिगरा है, बहुत ही इसके अंदर में अब एक तरह से मेहनत करने वाली औरत है। मैं तो सलाम करता हूँ। इतना बड़ा कोठी को अकेले साफ सफाई करना, मेंटेन करना, ये मामूली बात नहीं था। मेरा मन में उसके लिए इज्जत काफ़ी बढ़ गया था और वो मुझे जब भी देखती थी ना, बड़ा मुस्कुरा के देखती थी, एक खास नज़र से। और उस नज़र को मैं आज तक पहचानता नहीं था। मुझे लगा कि इनकी आदत होगी बार बार देखकर किसी को मुस्कुराना, और जब मुस्कुराती थी तो डिम्पल तो ज़रूर बन ही जाता था। खैर, मेरे बाप बाप ने ऐसा कोई शिक्षा नहीं दिया था और मैं उस माहौल में पला बड़ा भी नहीं था जहाँ पर पराई नारी को, पराई लड़की को अब एक तरह से उस नज़र से देखा जाता था। मेरे में वो संस्कार नहीं था। हाँ, संस्कार में कहूँ ना तो मैं ड्राइवरी लाइन में था ना, तो ड्रिंक तो कभी कभी मैं कर लेता था। ये भी जब से मैं ड्राइविंग लाइन में आया ना, तभी से। इससे पहले तो मैं इन चीज़ों से बड़ा नफरत करता था। ये मेरे नज़र में ये बहुत बुरी चीज़ थी। लेकिन जब वही होता है ना, एक बार थोड़ा चस्का लग जाता है ना, तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। और वही मेरे में बस एक ही ऐब थी और इसके अलावा कोई ऐब नहीं था। मैं भी अपने काम में अब एक तरह से जो भी बताती थी मैडम, मैं भी मस्त रहता था। और कभी कभी शाम के टाइम कहती कि मनीष चलो, मुझे अब बाहर जाना है, अब कोई काम है। हाँ, तब मैं गाड़ी निकालता था और मैडम को लेकर के कभी मार्केट, कभी उनका दोस्तों पर घर, जहाँ जहाँ कहती थी मैं चलता था। ड्राइवर आदमी का तो यही तो काम है, कहाँ जा रही है, क्या करनी है, मुझे क्या करना। मुझे तो अपने काम से मतलब था। और कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता था। जब लेट हो जाता था ना, तो मैडम खाना बनाने के चक्कर में नहीं पड़ती थी। किसी रेस्टोरेंट में, अच्छी महंगे रेस्टोरेंट के पास में आप कहती, मनीष गाड़ी रोको, और ये खाना लिख कर देती थी पर्ची पर कि जाओ और ये बोल देना पैक करा कर ले आना। और जब महंगे रेस्टोरेंट में जाता था ना, और वो महंगा ही सब सौदा होता था,
हज़ारों रुपए का वो भुगतान करती थी। ज़्यादातर नॉन वेज खाना उसको बहुत ही पसंद था। कभी कभी घर में नॉन वेज भी बनता था। पास की जो मार्केट था वहाँ से मुझे कहती थी कि आज मटन ले आओ, कभी चिकन ले आओ। मेरे मन में अभी तक एक जिज्ञासा थी कि इसका ससुर कहाँ है। मैंने कभी उसका ससुर को देखा नहीं। मैं किसी दूसरे के टांग में मतलब काम में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन मैं उस घर में रहता था, उस कोठी में रहता था। इतना तो मेरे जानने का हक था कि हम दोनों के अलावा और भी कोई इस घर में है कि नहीं है। ऐसे ही एक रात जब मैं किचन में काम कर रहा था, तब मेरे मन में ये ख्याल बार बार गूंज रहा था। तब मैं कहने लगा कि मैडम जी, आप इतने बड़े कोठी में अकेले रहती हो, आपको डर नहीं लगता? तब वो खिलखिला के हंस पड़ी। कहने लगी मैं कहाँ अकेले हूँ, मेरे ससुर जी हैं ना। मैंने बोला कि मैंने अभी तक देखा नहीं। तब वो कहने लगी वो बीमार रहते हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि उनको अकेले रहना चाहिए, और मैं इसीलिए तुम्हें कभी उस कमरे में भेजी नहीं। मैं तब उस रात समझा था कि वाकई में उनका ससुर रहता है, जिनका देख रेख यही करती है। और सही में मैं मैडम को देख करके मन में एक अलग ही भावना जागती थी कि देखो कितनी मेहनत करती हैं। और मैं ये तो जानता था कि उनके पति विदेश रहते हैं और साल में एक आध महीने के लिए अब आते हैं इंडिया में। तब वो कुछ महीने रह करके और फिर अब वापस अपना विदेश चले जाते हैं। इतना मुझे ज़रूर जानकारी था। इसके बारे में मैडम जी से मैंने कभी पूछा भी नहीं था। आखिर मुझे वहाँ पर 15 दिन से अब ज़्यादा हो चुका था। और वो सुबह मैं जब उठता हूँ ना, मैडम किचन में थी और कुछ सूप वगैरह बना रही थी, और वो सूप लेकर के शायद अपने ससुर के कमरे में जा रही थी। और तब तक मैं पहुँच गया था। और तब वहाँ से कहती है, नींद खुल गई मनीष? मैंने बोला जी मैडम, नींद तो खुल गई, फ्रेश भी हो गया, बताइए मैं क्या आपकी मदद करूँ। और तब कहती है कि आज ये घिया काट दो, आज हम घिया की सब्ज़ी बनाएंगे। हमें अपना काम करने लगता हूँ। इसके बाद आती है, हम लोग अब अपना काम करते हैं, खाना बनाते हैं और बातचीत भी होती रहती है। मेरे बारे में सब कुछ पूछती है कि मनीष तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ क्या? मैं बोलता कि नहीं मैडम, गरीब आदमी हैं, अभी तो मेरी बहन की शादी नहीं हुई है। जब तक बहन की शादी नहीं हो जाएगी मेरी कहाँ से होगी। और वही पैसे की कमी है, तंगी है। अगर पैसे होता तो मैं अपनी बहन की शादी करा देता, इसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता। ये सब बातें हम आपस में जैसे एक परिवार के सदस्य हों और ऐसी ही बातें कर रहे थे। मतलब मैं कोई अपना बात छिपा नहीं रहा था। जो वाकई मेरे साथ में चल रहा था, परिवार जैसा मेरा था, अब वैसे ही मैं बता रहा था। तब वो कहने लगी कि भरोसा रखो, सब कुछ टाइम आने पर बिल्कुल सही हो जाता है। अपना जो काम है ना, कर्तव्य है ना, वो करते रहो, सब मदद हो जाएगा, इसकी फिक्र मत किया करो। हमेशा मन में अच्छे ख्याल रखा करो, कभी भी बुरे ख्याल दिल में मत रखा करो। वो मुझे कुछ ऐसी शिक्षा भी देती थी, मुझे अच्छा भी लगता था उनकी मीठी बातें, और मैं दिमाग में बिठाने का कोशिश भी करता था। उसके बाद दोपहर में कहीं आना जाना होता नहीं था, तो मैं भी जाके अपने कमरे में अब आराम से चैन की नींद सोता था। और सोते सोते कभी सोचता था कि देखो इस टाइम में अगर मैं टैक्सी ड्राइवर होता तो रोड पर टैक्सी भगा रहा होता, मैं ट्रैफिक में कहीं जाम में फंसा होता, या मैं कहीं पहाड़ी क्षेत्र में अपने गाड़ी को दौड़ा रहा होता। हर पल मेरी निगाहें रोड पर अब एक तरह से रहती थी, अलर्ट रहता था। अब देखो आज कितना चैन की सांस ले रहा हूँ। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद भी आ जाती है। लेकिन जब मैं सो के उठता नहीं हूँ ना, तब दरवाजे पर दस्तक होता है। तब मेरी नींद खुलती है। जल्दी से मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। मैडम वही थी दरवाजे पर। कहती है मनीष, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही जगने वाला था, टाइम हो चुका था। बताइए मैडम, कुछ काम था क्या? तब कहती है हाँ मनीष, आ जाओ किचन में, फिर वहीं बातें करते हैं, कुछ सौदा मंगाना था। मैंने बोला बस 5 मिनट दीजिए और मैं अभी आता हूँ। मतलब उस कोठी में मुझे ऐसा कोई चीज़ अभी तक 15 दिन के अंदर में ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जो पहले बार मेरे साथ में जब गेट में मैं घुस रहा था ना, तब मुझे लगा था कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हो, जैसे मुझे कोई
छठी इंद्री कह रही है कि बेटा इस घर से भाग जा। लेकिन मुझे लगा कि इसे मेरे मन का वहम था और कुछ नहीं था। मैं उस घर में बिल्कुल खुश था। ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ में गलत अभी तक नहीं हुई थी। हाँ, मैं कहूँ ना कि मैं इस घर में काम करने के लिए बिल्कुल मस्त था, खुश था। मैं किचन में जाता हूँ जहाँ मैम साहब कुछ ना कुछ कर रही होती है। हाँ, तब मैं जाता हूँ कि मैडम जी बताइए कौन सा सब्जी काट दूँ। हाँ, तब हंस के कहती है नहीं नहीं, आज सब्जी नहीं, आज तो कुछ और ही बनेगा। मैं बोलने लगा चिकन। कहती नहीं चिकन नहीं, आज मटन लेके आना है। और तुम एक काम करो, चले जाओ। और वो पर्चा पूरा बना के देती थी, जो भी सामान लाना होता था अपने हाथों से पर्ची लिख करके देती थी। अब पर्ची देती है, अब बहुत सारे रुपए। इतने रुपए देखकर मैं कहता हूँ मैडम क्या सारा दुकान खरीद के लाना है क्या मटन का। हाँ, तब हंसती है। हाँ, कहती है कुछ ऐसा ही समझ लो, कम से कम 15 किलो मटन जो लिखा हुआ है वो लेके आना है। मेरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होगी। 15 किलो? 15 किलो क्या होगा मैडम, खाने वाले तो हम 3 ही लोग हैं। तो हंस के कहने लगती हैं अरे कभी कभी हमारे घर में मेहमान भी आते हैं भाई, उनके लिए है, कम पड़ जाएगा। 15 किलो भी मुझे लग रहा है कि कम पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम 15 किलो ले आओ और बाकी हम देख लेंगे। सभी में तभी मैं सोचने लगा मैं इस घर में कभी मेहमान को आती जाती नहीं देखा। ये तो मैडम जो भी इनके मिलने वाले होते थे, जो दोस्त यार होते थे, उनके घर ये खुद जाती थी, अपने सहेलियों के घर जाती थी। और कभी इनके घर पर मैं मेहमान को आती जाती नहीं देखा था। अब सोचा कि बड़े घर की बड़ी बातें भाई, मैं कौन हूँ बोलने वाला, जो पर्ची पर लिखा हुआ है और मैं सारा सामान लेकर के अब आ जाता हूँ, किचन में रख देता हूँ। तब मैडम कहती नहीं, एक काम करो, इनको साफ करके तुम फ्रिज में रख दो। मैं कहने लगा कि मैडम बनाओगे नहीं? तो कहती है ये तो मेहमान के लिए है, अपने लिए ये तुम लेके आए हो ना सब्जी, आज हम वो बनाएंगे। सही कहूँ ना कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरे मन में तो जिज्ञासा थी कि आज मटन है तो आज मटन ही बनेगा, और मुझे भी मटन खाना पसंद था। लेकिन जब मैडम कहती कि नहीं आज तो करेला बनेगा, मटन तो मेहमानों के लिए है, मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मैडम मेरी तरफ नहीं देख रही थी, नहीं तो मेरा वो जो भाव था ना उस टाइम के देख करके वो ज़रूर हंस पड़ती। ऐसी ही करती थी, और जब भी हंसती थी ना तो डिम्पल तो गहरे हो जाते थे। अब बड़ा सुंदर देखती थी उस टाइम। अब मैं अपने आप को संभालता हूँ कि मुझे क्या करना है भाई, मैं तो करेला करेला भी खा के अपने अब जीवन चला लूँगा, मुझे क्या है। अब इनके मेहमान आने वाले होंगे भाई, ये जाने और इनका काम जाने। खैर करेला हम बनाते हैं और तब तक रात के 9 बज जाता है। अब इसके बाद कहती है मैडम जी कि ये काम करो मनीष, तुम अपने लिए खाना लेके चले जाओ। रात में ऐसा करना कि तुम अपने कमरे में रहना, आज हमारी रात में मेहमान आएंगे और थोड़ा शोर शराबा भी होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मनीष, बाहर मत निकलना उस टाइम, देखो ना मेहमान डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैं पूछने को तो बहुत मेरे मन में सवाल था, ऐसे कौन सा मेहमान है भाई जो रात को आते हैं, और मैं जब बाहर रहूँगा तो उनका मदद ही करूँगा ना मैडम साहब का। अब मैं अंदर अपने कमरे में अब एक तरह से मैं करूँगा क्या? अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे दोबारा पूछूं। जब मेरे मन में यही था चलो भाड़ में जाए भाई, हमें क्या करना है, मैं तो अपने कमरे में आराम से ठाठ से सो जाऊंगा, मुझे क्या परवाह पड़ी है। वो रात भर वो लोग पार्टी करें कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है। मैं तो समझा था कि उनकी शायद दोस्त वगैरह आएंगी, लेडी ज़्यादा उनकी दोस्त थी, और जहाँ जहाँ मैं गाड़ी लेके जाता था ऐसे ही उनकी साथ संगत थी। लेकिन रात के टाइम में ये लोग कौन सा पार्टी करेंगे, मुझे लगा कि कोई जन्मदिन या कुछ बड़े लोग की बड़ी बातें हैं भाई। मैं तो समझता भी नहीं था कि कौन कौन सी पार्टी होती। हमारे घर में तो आज तक अब जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता था किसी को, इतना पैसा ही नहीं होता था। खैर मैं अपना खाना पीना खा करके अपने कमरे में अपने आप को बंदी कर लेता हूँ कि जाओ हमें क्या करना है, मैं तो नींद में सोऊंगा मस्त। और वही करता हूँ। जब धूम धड़ाके की आवाज़ जैसे गूंजने लगती है ना, तब मेरी नींद खुल जाती है।
धूम धड़का कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, जैसे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही हो। किचन में जैसे बर्तन खड़क रहे हो, कुछ सामान गिर रहा हो, इधर से उधर हो रहा हो, जैसे उस कोठी में उथल पुथल हो रहा था। ऐसी ही आवाज़ अब गिरने पड़ने की और हंसने की। लेकिन कमाल की बात थी, हंसने की आवाज़ पुरुषों की आ रही थी, जैसे बहुत सारे पुरुष हों और वो हंस रहे हो किसी न किसी बात पर। अब बहुत ही भारी आवाज़ थी। मेरा नींद एक बार खुल जाता है ना, तो जल्दी से अब लगता नहीं है। अब मैं अपने आप को फिर सुलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या करना भाई, मैम साहब ने मना किया है तो मैं बाहर निकलूँगा नहीं। एक रात की तो बात है, फिर सुबह से तो वही काम है। अब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि नहीं, बाहर नहीं निकलना है। मैं अपने कमरे में मस्त अब सोने की तैयारी करता हूँ, लेकिन आवाज़ चीखने चिल्लाने की इतनी हो रही थी कि उस माहौल में नींद कैसे आए। मैं बार बार नींद के आगोश में जा रहा था और वो नींद का खलल बन जाता था वो शोरगुल। न जाने कितने लोग इस कोठी में आए हुए थे। अलग अलग आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। किसी की भारी आवाज़ थी, किसी की तीखी आवाज़ थी। और जब हंसते थे सारे ना, तो ऐसा कानों में चुभता था और ऐसे ही मैं सहन करता जा रहा था। मैं कई बार उठने की कोशिश किया कि जरा बाहर देखते हैं कि आखिर इस कोठी में हो क्या रहा है, इतने सारे लोग कौन आके हैं। लेकिन मैम साहब के डर से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। लेकिन कब तक? आखिरी बार मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार थोड़ा सा बाहर का अब नज़ारा देख लिया जाए। मैडम मना करेगी तो मैं कह दूंगा कि अब क्या करूं। अंदर इतनी अब मुझे घुटन हो रही थी और इतना शोर बाहर में हो रहा था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैं देखना चाहता था और मैं वही सोच करके धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा जब खोलता हूँ ना, तो ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही हैं भारी भारी सी, हंसने की, खिलखिलाने की। और एक भी जो आवाज़ थी ना, किसी औरत की नहीं थी। मैं जब पूरा एक तरह से पूरा माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। सारे पुरुष की आवाज़ थी, एक भी स्त्री की नहीं। लेकिन वहाँ से जहाँ पर मेरा कमरा था ना, वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे अब आगे गलियारे में बढ़ता हूँ, जहाँ वो ड्राइंग रूम था। मुझे लगा कि सब लोग पार्टी कर रहे होंगे तो ड्राइंग रूम में होंगे। आखिर इतने सारे लोग कर क्या रहे होंगे। ये हंसी की आवाज़ जैसे मेरे कानों में विघ्न डाल रही थी। इतनी तेज तेज, भला हंसने की क्या जरूरत है। आसपास में भी अब ऐसे ही माहौल हुआ पड़ा था, शोर शराबा, हंसने का। हाँ, कभी कभी किसी बुजुर्ग का खांसने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी। मैं अपने आप को अब एक तरह से गलियारे में पाया था। फिर धीरे धीरे मैं जो ड्राइंग रूम था, अब उसके दरवाजे के पास पहुंच जाता। उसी में से शोर अब सुनाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे अब दरवाज़ा को अब पास जाता हूँ और देखता हूँ दरवाज़ा तो हल्का सा खुला हुआ है। अब मैं अपने आंखें डाल करके जब अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह खुला का खुला दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि एक 70 साल का बुजुर्ग एक जो बड़ी सी कुर्सी होती है, आराम करने वाली कुर्सी, और उस पर बैठा हुआ है। अच्छे कपड़े पहन रखा है। और आस पास में जो मैं देखता हूँ ना, उसके अगल बगल में बड़ा अजीबोगरीब किस्म के इंसान मुझे दिखाई दे रहे थे। काले, कुछ तो इतना काले थे कि जो सड़क होती है ना, वो भी शर्मा जाए। इतना काले इंसान मैंने कभी देखे नहीं थे। और ऊपर से सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे, और वो उनमें सही में जचता नहीं था। और उनकी आंखें जो थी ना, बहुत बड़ी बड़ी थी, आम इंसान से ज़्यादा बड़ी थी। और उनकी जो हंसी थी ना, वो किसी जानवर से कम नहीं लग रही थी। तब मैं देख रहा था कि एक परात में, बड़ा सा परात था जो सामने ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, और उसमें जो मैं मटन लेके आया था ना, कच्चा ही रखा हुआ था। और वो जो बुजुर्ग थे, अब तो वो कुर्सी पर आराम से जैसे बैठे हुए हैं। और उनके अगल बगल में जितने लोग थे, मैं उस टाइम तो सही ढंग से गिन नहीं पाया था। मुझे लग रहा था कि कम से कम 5 से 7 लोग तो ज़रूर होंगे, जो एक ही अब जैसे माहौल के दिख रहे थे, काले कुलोटे,
किसी की बड़ी बड़ी आंखें, किसी की नाक बड़ी बड़ी, किसी की कान बड़ी बड़ी, और सब उस मटन को लुत्फ ले रहे थे, कच्चा मटन को खाए जा रहे थे। वाकई में सब कुछ मैं देखता हूँ ना, तो अंदर से मैं दहल जाता हूँ। ये लोग कौन है भाई? इस घर में कौन सी पार्टी चल रही है? बुजुर्ग को देखते ही मैं समझ गया ये मेम साहब के शायद ससुर हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? इनको तो डॉक्टरों ने बोला है कि इनको अकेले कमरे में रहना चाहिए, शोरगुल से इनको दूर रहना चाहिए, पोल्यूशन से अलग होना चाहिए, छुआछूत की बीमारी है, ये बीमारी किसी में फैल सकती है। तो आखिर इस जगह पर कर क्या रहे? सही कहूँ ना, मेरी जो आंखें थी ना, ऐसा लग रहा था कि पलक झपक नहीं रही हो। आज जब मैं उनको खाते हुए देख रहा था ना कच्चे मांस को, तो मेरे मन में एक तरह से घृणा से उठ रही थी। और वो 15 किलो जो मटन था ना, वो देखते ही देखते अब चट कर गए थे। अब इसके बाद मुझे लगा कि भाई यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे वापस हो जाना चाहिए। आज जैसे ही मैं मुड़ता हूँ ना, तो मेरे पीछे मेम साहब खड़ी है। आज जैसे ही मैं उनसे टकराता हूँ, मेम साहब मुझे अब अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती हुई, अब पहली बार उनके आंखों में वो मैं चीज़ देखता हूँ जिसे मैं डर जाता हूँ। उनकी आंखें ऐसे ही बड़ी बड़ी सी मुझे नज़र आ रही थी। हाँ, मैं जब उनको देखता हूँ ना, तो एक सिहरन सी मेरे सारे शरीर में दौड़ जाती है। मैं इतना डर जाता हूँ खौफ में कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाता है, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। इस वजह से आज जो मैंने देखा ना, वो तो बड़ा विस्मयकारी था। ऐसा इंसान तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं था, जो कच्चे मांस को पार्टी उड़ा रहे। हाँ, तभी मैडम मेरी हाथ पकड़ती है। हाँ, मेरी हाथ पकड़ करके बस खींचती चली जा रही है। हाँ, मैं कहूँ ना, उस टाइम में मैं कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा। जैसा मैडम मुझे खींचती हुई और उस गलियारे में बढ़ती जा रही है, आखिरकार एक कमरे का दरवाज़ा झटके से खोलती है और मुझे उसी कमरे के अंदर धकेल देती है। अब बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। सच कहूँ ना, मेरा एकदम हृदय कांप गया था। जैसे मैं उस कमरे के अंदर मैं धकेला जाता हूँ मेम साहब के द्वारा, और जैसे ही कमरे के अंदर जाता हूँ ना, कमरा अंधेरा हो जाता है। जो लाइट जली हुई थी, वो लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। हाँ, मैं समझ गया, ये मैडम मुझे अब इस कमरे में छुपने के लिए बोल रही है। मतलब वो मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैडम ने खुद मना किया था कि देखो, अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और मैं सब कुछ देख लिया था जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। इसीलिए मैडम या तो मुझे बचाने के लिए या फिर न जाने क्यों इस कमरे में मुझे बंद कर गई थी। और मैं कहूँ ना कि मैं अब उस अंधेरे कमरे में अपने आप को पाया था। और इसके बाद वो जो शोरगुल सुनाई दे रहा था ना, सब कुछ खामोश हो गया था। जैसे उस जगह पर जितने लोग थे, या तो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं या फिर वो जा चुके हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब दरवाज़ा खुलेगा, मैम साहब आके दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। मैं कई बार कोशिश कर लिया दरवाज़ा खोलने का, लेकिन दरवाज़ा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब जब तक बाहर से दरवाज़ा ना खोला जाए, ऑटोमेटिक लॉक था, वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा क्या हो गया था? चाबी लगा दी थी, क्या हो गया था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मैं बड़े से कमरे के अंदर में अपने आप को पाया था। लेकिन पहली बार जब मैं आया था इसमें, जब मैडम ने धक्का मारा था, तब रोशनी थी इसमें। आज जैसे दरवाज़ा बंद करती है, रोशनी चला जाता। हाँ, तब मैं देखता हूँ कि सामने में बड़ा सा पलंग बिछा हुआ है, और उसमें महंगे महंगे सब कुछ, गद्दा, बिस्तर, तकिया सब लगा हुआ है। हाँ, मैं चिल्लाता भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वो लोग इंसान तो हो नहीं सकते, ज़रूर ऐसे कोई जीव हैं जो मैं जानता नहीं हूँ। और अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो भूत प्रेत या फिर आत्माएं भी हो सकते हैं। हाँ, मैं तो सच कहूँ ना कि मैं खौफ में था, डर के वजह से कि मैं आज पकड़ा गया हूँ। मैडम का जो आदेश था कि अपने कमरे में रहना था, मैं अपना कमरा छोड़ करके बाहर निकल गया था, और कोई नहीं। और दूसरा डर था उनकी आंखों को देख करके। ऐसा इंसान मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। और मैं उसी बिस्तर पर
अब जा कर के अब बैठ जाता हूँ। अब बैठने के बाद में कितना समय गुजरता है अब मुझे कुछ ध्यान नहीं होता है। अब मुझे नींद आने लगती है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तब तक बाहर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मतलब जो भी लोग आए थे उस पार्टी में या तो जा चुके थे या फिर खामोश हो चुके थे। रात का कितना टाइम हुआ है मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। जैसे ही उस बिस्तर पर मैं अब एक तरह से आराम करने की कोशिश करता हूँ, अब मुझे नींद आ जाती है। अब इसके बाद जब एहसास होता है ना, तो मैं अपने आप को किसी के बाहों में पाता हूँ और वो बाहें किसी स्त्री की थी। वो मैं जब समझता हूँ तब मैं कहता हूँ कि आप कौन हैं। तब जैसे कोई मेरे होठों पर अपना हाथ रख देता है कि चुप रहो, शांत रहो। आवाज़ मैं सुनता नहीं हूँ। मुझे लगा कि ये मेम साहब हैं। ये मेम साहब इस कमरे में कैसे आ गई हैं? अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तब मैं कहता हूँ कि मेम साहब देखिए ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन मुझे तो उस वक्त लग रहा था कि ये मेम साहब हैं और मेम साहब मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर रही हैं। तब मैं डर जाता हूँ। मेम साहब अपनी मनमानी करने लगती हैं। मैं उनका कई बार मना कर देता हूँ, लेकिन मैं भी पुरुष था ना, मेरे अंदर भी अरमान जाग चुके थे। अब इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। जब मेरी आँख खुलती है ना, मैं देखता हूँ कि कमरे में लाइट पूरी रोशनी है। मेरे बगल में जो औरत है, अब मैं उसका शक्ल देखना चाहता हूँ कि ये मेम साहब है ना। इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि ये मेम साहब ही हो सकती हैं। अब चेहरे पर जैसे कोई चुन्नी ओढ़ रखी थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस जैसे ही मैं चुन्नी को अब उठाता हूँ उनके चेहरे से, जैसे ही उनके चेहरा देखता हूँ ना, तो मेरी तो चीखें निकल जाती है। वो मेम साहब नहीं थी, एक अलग ज्योति थी जिसकी आंखें अभी बंद थी। जैसे चुनरी को हटाता हूँ ना, वो आंखें खोल देती है। वैसी ही आंखें जैसे मैंने कमरे के अंदर में ड्राइंग रूम में देखा था। बड़ी बड़ी आंखें वाले इंसान जो काले काले थे, वैसी ही आंखें इस ज्योति की भी थी। उतनी बड़ी बड़ी आंखें देख करके मैं चीखने लगता हूँ। जैसे ही चीखता हूँ ना, अब कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अब इसके बाद तो मैं सच कहूँ ना कि मेरे तो प्राण सूखने लगते हैं। और उसके बाद मैं सीधा भागता हूँ दरवाजे पर, लेकिन तब तक दरवाज़ा खुला नहीं था। जब रोशनी चली जाती है, कमरा में अंधेरा हो जाता है। अब इसके बाद मैं पलंग छोड़ करके सीधा दरवाजे भागता हूँ। अब मुझे लगता है कि वो जो लड़की है ना, अभी भी पलंग पर लेटी हुई है। अब मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, चिल्लाता हूँ, मेम साहब कहाँ हो, मेम साहब कहाँ हो। लेकिन मेम साहब का कोई अता पता नहीं था। मैं जब दरवाजे का हैंडल लॉक खोलता हूँ ना, लॉक खुल जाता है। अब इसके बाद मैं जान छुड़ा के गलियारे की तरफ से भागने लगता हूँ। आज जब मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरता हूँ ना, तो पूरा का पूरा दरवाज़ा खुला हुआ था। एक नज़र में वहाँ पर देखता हूँ तो पूरा ड्राइंग रूम खाली हो चुका है। ना तो वहाँ पर बड़ा सा परात रखा हुआ है, ना उसमें मटन है। मटन तो मेरे आंखों के सामने ख़त्म हो चुका था। और ना वो अजीबो गरीब इंसान थे, और ना तो वो जो बूढ़ा आदमी था जिसको मैं उसका ससुर समझ रहा था मेम साहब का, वो भी नहीं था। पूरा ड्राइंग रूम खाली था। अब इसके बाद मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। अब मेम साहब का कहीं भी अता पता नहीं था। और सीधा मैं अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। दिल तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है। हाँ, मैं सच कहूँ ना कि मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि कैसे भी सुबह हो जाए, और इसके बाद मैं इस घर में एक मिनट में नहीं रुकूंगा। बस सुबह होने की देरी है। अब इसके बाद में जब सुबह होता है ना, और वो टाइम मैं कैसे बिताया हूँ मेरा ईश्वर जानता है। हमेशा डरा हुआ, जरा से भी कहीं आहट होती थी ना, मुझे लगता था कि वही काले काले लोग अब शायद मेरे कमरे की तरफ आ रहे हैं। ऐसी आवाज़ें आ रही थी, चलने की भारी आवाज़ें, लेकिन हंसने की आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वो चलने की आवाज़ आती थी ना, मुझे लगता था कि मैं अब शायद बचूंगा नहीं। वो लोग जान चुके हैं कि मैं उनको देख चुका हूँ। आखिर ये लोग कौन थे? इतनी बड़ी बड़ी जानवर जैसी आंखें आखिर इंसान को कैसे हो सकती है? इंसान कोई कच्चा मटन कैसे खा सकता था? और वो उस कमरे में जो औरत थी, जो लड़की थी, उसकी भी इतनी मोटी मोटी आंखें। ये लोग कौन थे भाई?
और मेम साहब इसमें कहीं भी नज़र नहीं आई थी। बस नज़र आई थी जब मैं दरवाजे के बाहर अंदर का नज़ारा ले रहा था, और उसी वक्त, और उसके बाद में कहाँ चली गई मुझे कुछ भी नहीं पता। आखिरकार डरते डरते पूरी रात गुजर जाती है, और जब सुबह होता है ना, तब मैं चैन की सांस लेता हूँ। जैसे ही बाहर निकलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी में वो काले काले लोग अभी हैं क्या, लेकिन कोई भी नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखता है। तब मैं अपने सामान, अब मेरे पास सामान क्या था, अपना बैग भरता हूँ, कपड़े लगते अब एक तरह से पैक करता हूँ, और जाते जाते मैं सोचता हूँ कि एक बार मैम साहब को ज़रूर बता दूँ, नहीं तो बाद में चल कर के मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे। और वही मैं करता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था कि आखिर कौन से कमरे में मैम साहब सोती हैं। मेरे को इतना तो नहीं मालूम था कि है तो इसी गलियारे में, लेकिन कभी भी मैं उनके बेडरूम की तरफ गया भी नहीं था, ना कभी ज़रूरत थी। अब उसी गलियारे में खड़ा होकर के मैं सोचने लगता हूँ। सुबह हो चुकी थी और एक तरह से बाहर में शोर शराबा शुरू हो चुका था। और संजोग कहे कि उसी टाइम में एक दरवाज़ा खुलता है और मेम साहब आंखें मलती हुई, गाउन पहने हुए और गलियारे में दिखाई देती है। जैसे मैं उनको देखता हूँ ना, तो मैं देखता रह जाता हूँ। वही आंखें जो मेम साहब की थी, उसमें मेम साहब के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं था, जैसे पहले थी और अभी भी ऐसी थी। जब मुझे देखती है कि मैं बैग कंधे पर टांगे खड़ा हूँ, और तब वो तेज़ी से आती है और कहती है, मनीष तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मनीष। तब मैं कहता हूँ, मैम साहब आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, आपने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया, और मैं रोने लगता हूँ। मैम साहब जैसे अब उनको विश्वास नहीं हो रहा, कहती है, मनीष तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए, मैं ऐसा कभी काम कर सकती तुम्हारे साथ में। मुझे संभालने की कोशिश करती है, मेरे आंसू को कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम कोई बच्चे हो, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना। तब मैं पूरा कहानी सुनाता हूँ कि मैम साहब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैं सोचा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब मैं जो नज़ारा देखता हूँ मैं डर जाता हूँ, और आखिरकार जब मैं पीछे पलटता हूँ तो आप खड़ी थी। अब मैं डर जाता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ती हैं और फिर लास्ट वाले कमरे में ले जाके मुझे धकेल देती हैं, और उसके बाद वो लड़की मुझे अपने आप को मुझे बाहों में भर लेती है। ये सब क्या था मैम साहब, ये सब क्या। मैम साहब कहने लगी कि देखो मनीष, ये मैंने नहीं किया है, ये काम तो यहाँ पर होता है, और ये हमेशा होता रहा है और चलता भी रहेगा, ना मैं इसको रोक नहीं सकती। जो मैम साहब थी ना, अब कुछ बताने लगी थी, और कहने लगी, मनीष मैंने तुम्हें उस कमरे में नहीं ले गई थी, मेरा पूरा विश्वास रखो, मैं ऐसा अब तुम्हारे साथ में कभी नहीं कर सकती थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी अब एक तरह से मेहनत की इज्जत करती हूँ, और तुम भी जानते हो कि मैं ऐसा कोई गंदा खेल नहीं खेल सकती। लेकिन इस घर में, तब वो कहने लगी, ये एक तरह से चला आ रहा है और अभी तक चलता रहेगा। अमावस की रात को हमें वो सब करना पड़ता है, अगर हम ना करें तो इस घर में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, सब के सब मारे जाएंगे। अब वैसे ही हमारे परिवार में बहुत कम लोग बचे हैं, बस अभी हमारे पति हैं जो विदेश हैं, और आखिरी सांसें हमारे ससुर जी गिन रहे हैं, और इसके बाद मेरा नंबर है। और मैं कहूँ ना कि मैं मरना नहीं चाहती, और ना अपने पति को अब ना अपने ससुर को ऐसी दुर्गति होना अब देखना चाहती हूँ, और इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं ये ना करूँ ना अमावस की रात को, तो शायद हम लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रह पाए, और वही लोग जो तुम्हें दिखाई पड़े थे ना, वही सब हमारे साथ में कुछ ऐसा खेल खेल सकते हैं कि हम लोग अब जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। ये कह करके मैम साहब अब रोने लगी थी। मैं अब मैम साहब का चेहरा देख करके, रोता हुआ चेहरा देख करके कहता हूँ कि मैम साहब ये कौन सा खेल है। तब अब अपने आंसू को पोंछती है और कहती है, मनीष यही सवाल अपने ससुर से पूछा, यही सवाल अपने जो भी घर में था अपने पति से पूछा, लेकिन सब बताते हैं कि अब हम नहीं जानते हैं, ये हमारे पूर्वजों की तरफ से ये सब चलती आ रही है, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे खानदान का नामो निशान मिट सकता है। ये सब खेल हमें करना पड़ता है। अमावस की रात को हमें, जो देख रहे हो ना, जो तुम्हें लेके आए थे मटन, उतना मटन
और कुछ ही चीज़ें जो मैं पहले ला चुकी थी, जिसको तुम आप शराब की भाषा में बोल सकते हो, मदिरा बोल सकते हो, शराब बोल सकते हो। ये सब हमें सब चीज़ों को रखना पड़ता है। हाँ, तब मैं कहने लगा कि वो जो बुजुर्ग चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, वो क्या आपके ससुर थे? कहने लगे नहीं, ससुर हमारी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जा कर के कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में नहीं है। बस वो तो आजकल का मेहमान है, कभी भी उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। उस पोजीशन में नहीं है। तब मैं कांप चुका था। मैं कहने लगा मैडम देखिए, ये आपकी घर का परंपरा है, ये आपकी घर की परंपरा आप निभा सकती है, लेकिन मैं ऐसे जाल में कभी नहीं पड़ सकता। आखिर मेरे साथ में ये जो खेल हुआ, मैं तो आप ही को देखा था, मैं आप ही को समझता हूँ, और आप अपने आप को निर्दोष मान रही हो, तो ये कौन कर सकता है? तब वो मैडम थी, आप कहने लगी मनीष विश्वास करो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं हुआ। हो सकता है जो शक्तियाँ अब मेरा अब शरीर को ग्रहण कर लिया हो, मेरे जैसे बन गई हो, और तुम्हारे साथ में वो धोखा हुआ हो। तब मैं कहने लगा मैडम जी मुझे माफ़ कर लीजिए, मैं तो चुपचाप यहाँ से निकल सकता था, लेकिन मैं अब एक तरह से मैं आपको बोल के जाना चाहता हूँ कि पीठ के पीछे आप मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। मैम साहब मुझे रोकती रह गई कि मनीष रुक जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। आखिरकार महीने में एक रात तो अमावस आती है, और उस दिन मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी, तुम अपने घर पर चले जाना। लेकिन मेरा हिम्मत अब टूट चुका था। अब मैं कहने लगा कि इतने दिन मैंने काम किया आपके साथ में, बहुत अच्छा लगा मैम साहब, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं जान चुका हूँ कि यहाँ पर अमावस की रात को दूसरी अब जैसी शक्तियाँ आती हैं, और उन शक्तियों के बीच में मैं अपने आप को झोंक नहीं सकता। अब इसके बाद से मैं उस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए चला आया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मनीष जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई अपने आप बीती है, तो मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या मेरे मेल आईडी पर इंतज़ार रहेगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।